नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 1996 के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिसने पुलिस के काम करने के तरीके और हिरासत में लिए गए लोगों के अधिकारों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये मामला है डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का, और यकीन मानिए ये आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। चलिए इस पूरे मामले को समझने की शुरुआत करते हैं इसी जजमेंट में कही गई एक बहुत ही पावरफुल बात से। ये लाइनें हमें एहसास दिलाती हैं कि कोर्ट किस गहरी मानवीय पीड़ा से जूझ रही थी। ये मामला सिर्फ कानून की सूखी धाराओं का नहीं बल्कि इंसानियत का था। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक मामला, इसकी शुरुआत हुई कैसे? क्या कोई बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई हुई थी? नहीं, इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही साधारण सी चीज से, भारत के चीफ जस्टिस के नाम लिखी गई एक चिट्ठी से। तो हुआ ये कि डीके बसु, जो वेस्ट बंगाल में लीगल एड सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, उन्होंने अखबारों में पुलिस कस्टडी में हो रही मौतों की कुछ बहुत ही परेशान करने वाली खबरें पढ़ी। अब देखिए, वो चाहते तो चुप रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिख दी और कहा कि इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और उस चिट्ठी को ही एक जनहित याचिका यानी पीआईएल मान लिया। तो चिट्ठी तो पहुंच गई कोर्ट में, लेकिन सवाल यह है कि वो असल समस्या क्या थी जिसे कोर्ट ने पहचाना। वो थी पुलिस कस्टडी में होने वाली हिंसा का एक बहुत ही व्यापक और डरावना संकट। कोर्ट ने इस टर्म को डिफाइन किया, कस्टोडियल वायलेंस यानी हिरासत में हिंसा, और उनके लिए इसका मतलब सिर्फ मारपीट नहीं था। नहीं, ये था इंसानी गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी पर सीधा हमला। एक ऐसी सिचुएशन जहां लोगों की रक्षा करने वालों पर ही उन्हें नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। और यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कस्टोडियल वायलेंस सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये तो रूल ऑफ लॉ यानी कानून के राज पर सीधा हमला है। मतलब सोचिए, अगर कानून की रक्षा करने वाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर समाज का ढांचा ही खतरे में पड़ जाता है। और फिर अदालत ने एक ऐसा सवाल पूछा जो इस पूरे केस का दिल है, उसकी आत्मा है। क्या किसी नागरिक के मौलिक अधिकार उस पल खत्म हो जाते हैं जब एक पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करता है? ये सवाल सीधे सीधे स्टेट की पावर और एक आम इंसान के अधिकारों के टकराव को सामने लाता है। और कोर्ट का जवाब था एक जोरदार नहीं। तो यहीं पर हमें वो बड़ी खाई नजर आती है। एक तरफ थे हमारे संविधान में लिखे हुए बड़े बड़े अधिकार, और दूसरी तरफ थी वो कड़वी सच्चाई जिसका सामना लोगों को गिरफ्तारी के बाद करना पड़ता था। आप देखिए ये फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ संविधान का आर्टिकल 21 कहता था कि सबको सम्मान से जीने का अधिकार है, पर असलियत में जुर्म कबूल करवाने के लिए 3rd डिग्री का इस्तेमाल आम था। कागजों पर लिखा था कि गिरफ्तारी के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, लेकिन असल में तो कई बार गिरफ्तारियों को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता था ताकि टॉर्चर छिपाया जा सके। तो अब सवाल ये था कि कोर्ट क्या करेगी? क्या सिर्फ इस समस्या की निंदा करके छोड़ देगी? नहीं, कोर्ट ने एक ठोस समाधान दिया। उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए, ऐसे साफ और जरूरी नियम जिन्होंने इस खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। कोर्ट ने कुल 11 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स जारी की। मतलब ये कोई सुझाव नहीं थे, ये आदेश थे। और आज हम इन्हें डीके बसु गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं। इनका मकसद था पावर के गलत इस्तेमाल को रोकना और पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाना। ये गाइडलाइंस बहुत प्रैक्टिकल थीं, जैसे पुलिस की पहचान बिल्कुल साफ होनी चाहिए, नेम टैग पर नाम और पदनाम दिखना चाहिए। दूसरा, एक अरेस्ट मेमो बनेगा जिसमें टाइम, तारीख सब लिखा होगा और उस पर घर के किसी सदस्य के दस्तखत होंगे। गिरफ्तार व्यक्ति के दोस्त या रिश्तेदार को तुरंत खबर दी जाएगी। हर 48 घंटे में मेडिकल जांच का अधिकार होगा। मतलब हर कदम पर पारदर्शिता और जवाबदेही। और एक बात और, कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि ये नियम सिर्फ लोकल पुलिस के लिए नहीं है। नहीं, ये हर उस सरकारी एजेंसी पे लागू होते हैं जिसके पास किसी को हिरासत में लेने या पूछताछ करने की पावर है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या कोई और। तो नियम तो बन गए, पर सवाल यह था कि अगर कोई इन नियमों को नहीं मानेगा तो क्या होगा? यहीं पर इस जजमेंट ने 2 बहुत बड़े बदलाव किए जिससे अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय हो सके। पहला, अगर किसी अधिकारी ने इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन तो होगा ही, साथ में उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना का केस भी चलेगा। ये बहुत बड़ी बात थी। और दूसरा, कोर्ट ने कहा कि अब से राज्य सरकार अपने अधिकारियों के गलत कामों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। मतलब अधिकारी की गलती, सरकार की जवाबदेही। और इसी जवाबदेही से जुड़ा एक और क्रांतिकारी कदम था, कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया, पब्लिक लॉ कॉम्पेंसेशन।
इसका मतलब ये था कि सिर्फ दोषी ऑफिसर को सजा देना काफी नहीं है। जिस नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उसके परिवार के घावों पर मरहम लगाने के लिए राज्य को यानी सरकार को मुआवजा देना होगा। और ये मुआवजा किसी और सिविल केस के अलावा था। तो डीके बसु जजमेंट, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक मील का पत्थर है। इसने भारत में गिरफ्तारी और हिरासत की पूरी तस्वीर ही बदल दी। इसने अधिकारों को सिर्फ कागजों से निकालकर जमीन पर लाने की एक जबरदस्त कोशिश की। पर यह हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस फैसले के 25 साल से ज्यादा समय बाद आज जमीनी हकीकत क्या है और इन अधिकारों की रक्षा कितनी अच्छी तरह हो रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।